हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। तो भाई आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है सन 2023-24 वाली, उसकी साइंस जो है हमने स्टार्ट कर दी है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर को हम पूरा आज ही समझेंगे, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो उसको कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, वहां पे मैं टिक लगाते हुए चलूंगी। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना। ठीक है, कैसे डाउनलोड किया जाएगा मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाने। फिर हमारी यहाँ पे पहली हेडिंग दी गई है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं का मतलब समझ रहे हैं ना। हमारे आसपास हमारे चारों ओर क्या क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं रखी हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरे पास में एक टेडी रखा है, एक बॉल है, स्लाइडिंग है, और कबर्ड है, रैक है। ठीक है, कई सारी चीजें जो है हमारे आसपास रखी हुई है। ऐसे आपके भी आसपास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बोला है हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, अभी तक पढ़ा था कि हमारे भोजन में है, जैसे कि ईस्ट में अदर अलग खाना खाया जाता है, वेस्ट में अलग खाना खाया जाता है, नॉर्थ और साउथ में अलग खाना खाया जाता है। ऐसे इसे कहते हैं भोजन की विविधता। ठीक है, ऐसे वस्त्रों में भी विविधता है, कहीं कुछ पहना जाता है तो कहीं कुछ पहना जाता है। ऐसे ही हमारे आसपास, अगर आपके आसपास कुछ और है तो हमारे आसपास कुछ और है। ये भी क्या है, विविधता है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग चीजें हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे आसपास हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग और तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है भाई, ये अलग अलग चीजें हैं तो उनकी बनावट अलग होगी, इनके रंग अलग अलग होंगे। ठीक है, उनके गुण भी अलग अलग होंगे। फिर ये कह रहे हैं अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद और रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सिर्फ गोल चीजें ढूंढना है अपने आसपास तो हमें कई सारी चीजें दिख सकती हैं गोल में। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या बताया, गेंद बताई है, रबड़ की गेंद बताई है, फुटबॉल बताए हैं, कंचे बताए जिनकी आकृति कैसी है, गोल है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मतलब गोल वस्तुओं की बात करें तो इसमें सेब, संतरे भी आएंगे क्योंकि इनकी आकृति भी कैसी होती है, गोल होती है। फिर इन्होंने हमारे चारों ओर की वस्तु, हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तु हो सकती है, तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है भाई, ताला है, डॉल है, ये है कंचा है, ग्लास है, प्लायर है। ठीक है, इन्होंने कई सारी चीजें ऐसे ही हमारे पास दिखाई हैं। आगे चलते हैं तो आगे इन्होंने बताया है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। जैसे कि अगर हमें बनाना है प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह, तो हमारे रूम में हमारे आसपास जितनी भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनकी हम सूची बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक प्लास्टिक वस्तुओं का समूह हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ प्लास्टिक की वस्तुएं ही आएंगी। ठीक है, यही इसी को ही बोला गया है वस्तुओं के समूह बनाना। अतः वस्तुओं के समूह बनाने से बना सॉरी अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियां जिस पदार्थ के वे बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक तथा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा के हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे ही कई सारे मटेरियल हो सकते हैं जिनसे बनी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वस्तुएं जो है कई किसी भी पदार्थ की बनी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, इन्होंने बोला है आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से, विद्यालय के बाहर से एकत्र किए जा सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, चौक होगी। चौक कहाँ से हमें मिलेगी भाई, तो वो तो हमें क्लास से मिलेगी। पेंसिल हमारे लंच बॉक्स से मिलेगी। ठीक है, नोटबुक हमारे पास होगी, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया, पहिया का आरा, बैट,
ठीक है। माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, ये सब चीजें, इनका क्या किया हमने, वस्तुओं का समूह बनाया है। एक एक बच्चा अलग अलग चीजें ले आया है, तो एक एक क्रियाकलाप मतलब करने को बोल रहे हैं। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन क्रियाकलाप भी मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। तो ये सूची जो है कुछ इस तरीके से बनाई गई है जो हम कक्षा में ला नहीं सकते, पर ये वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनकी हम सूची अलग से बना सकते हैं, पर हम उनको एक जगह लाकर इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है। फिर इसके बाद बोला है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी की बनी है। तो हमने इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठा की है, तो हमने क्या किया है, जो कागज की बनी है उनको अलग कर दिया, जो लकड़ी की से बनी है उनको अलग कर दिया। इस प्रकार सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की वस्तुएं कागज और लकड़ी से बनी है, तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थ से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से हम खाने में जो वस्तुएं यूज होती है उनका हम अलग समूह बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन सब करके आपको सारणी बनानी है, फिर टीचर से विचार विमर्श करना है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली गई। फिर क्रियाकलाप 2 बोला गया है, इसमें कह रहे हैं कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त आप जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, तो इन्होंने प्लेट वस्तुएं लिखी, प्लेट लिखी, पेन लिखी, बॉक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, और टेबल लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये पदार्थ किससे बनी है, प्लेट जो है कांच से बनी हो सकती है, स्टील से बनी हो सकती है, प्लास्टिक से बनी हो सकती है। पेन जो है प्लास्टिक से बना हो सकता है और धातु से बना हो सकता है। बॉक्स जो है वो भी हमारा प्लास्टिक से बना हो सकता है या बना हो सकता है धातु से। ठीक है। टेबल की बात करते हैं, तो टेबल हमारी लकड़ी की हो सकती है और या किसकी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। इस तरीके से हमको यहाँ पे सूची बनानी है कि हमारा ये जो वस्तु है किससे बनी हो सकती है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये कौन है भाई, ये है बुजो। ठीक है, पूछता रहता है। तो ये बुजो जो है ये जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो बिल्कुल, अगर कोई एक पदार्थ है जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से सिर्फ बॉक्स ही थोड़ी ना बनेगा, प्लास्टिक से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। धातु है, धातु से सिर्फ एक तरीके की चीज थोड़ी ना बनेगी, धातु से हम कई तरीके की चीजों को बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये बोले, आप प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें हम कॉलम 2 में सूचीबद्ध करना, मतलब दूसरी प्रकार की वस्तुएं हमने ली है, वो किनसे बनी है उनकी सूची बनानी है। फिर ये करें, इन सभी सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती थी, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। ठीक है। और फिर यह पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक सारणी बनाई है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इस बार इन्होंने पदार्थ लिए, पहले इन्होंने वस्तुएं ली थी, फिर ये लिखा था किस पदार्थ से बनी है। इस बार इन्होंने पदार्थ लिए हैं, पर इन पदार्थों से कौन कौन सी वस्तु बनाई जा सकती हैं। जैसे कि इन्होंने लकड़ी ली है, ठीक है, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, ठीक है, इनके पहिए, टेबल, चेयर, कुछ भी हम, मतलब ये तो लिखा ही हुआ है, कई सारी चीजें बना सकते हैं। कागज है, कागज से हम पुस्तकें बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, समाचार पत्र मतलब के अखबार बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं। चमड़े से हम क्या बनाते हैं, जूता बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं। ठीक है। और कभी कभी हमारी ड्रेसेस भी होती हैं, जैसे कि हम कोई किसी फ्रीडम फाइटर का, जैसे फ्रीडम फाइटर मतलब जो राणा प्रताप उस टाइम के जो लोग होते थे, वो लोग चमड़े से बने कपड़े भी पहनते थे। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कपड़ा भी लिख सकते हैं, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा भी लिख सकते हैं। प्लास्टिक से हम क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक की हमारी चेयर होती है, मतलब कुर्सी होती है, टेबल होती है, और हमारे बर्तन भी होते हैं, प्लास्टिक के ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह, ये सब भी होते हैं। रुई से हमारा क्या होता है, रुई से भाई हमारा क्या बनता है, पिलो बनती है, मतलब पिलो मतलब क्या, तकिया, तकिया बनती है हमारी। ठीक है, पिलो से गद्दे बनते हैं। ठीक है। और जैसे कि सर्दियों के लिए जैकेट वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे बनते हैं रुई से। ठीक है।
कई सारी चीजें जो हैं एक ही पदार्थ से हम बना सकते हैं। तो वही सूची हमारी बनानी थी, वही सूची हमारी बन चुकी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना है। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता, मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, उन्होंने कहा है पदार्थों के गुण। ठीक है, पदार्थों के गुणों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, मतलब गिलास जो है कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा आकार काफी हास्यास्पद प्रतीत होगा। मतलब अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या होगा, अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो भाई उसमें तो पानी निकल जाएगा, पानी निकलने लगेगा, हमारी गिलास कभी भर ही नहीं पाएगी, हम उसमें कभी पानी नहीं भर पाएंगे, वो पानी रिसता रहेगा। वो जो देखने वाला यही सोचेगा कि ये लड़का तो पागल हो गया है, हंसेगा हम पर। ठीक है, ये फिर ये बोल रहे हैं गिलास बनाने के लिए हमें कांच का, प्लास्टिक का, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जल को रोक सकता हो। ठीक है, इसी प्रकार खाने पकाने वाले पात्र भी ऐसे होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, जो खाने को स्थिर रख पाए, इकट्ठा कर पाए और उसमें से खाना ना निकले। ठीक है, ये कह रहे हैं कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि खाना बनाने के लिए हम कागज का उपयोग करें, कागज के बर्तनों का उपयोग करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भाई क्या बोले जाएंगे, कम बोले। ठीक है, फिर कहते हैं तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, ठीक है, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब अगर हमारे घर में हमारे लिए कोई चीज बनाई गई है किसी पदार्थ की, तो किसी प्रॉपर पर्पज को लेकर बनाई गई है, सोच समझ के विचार विमर्श करके बनाई गई है। जैसे कि हमें अगर पानी रखना है तो प्लास्टिक में रखा जा सकता है, कांच में रखा जा सकता है, धातु में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी और में रखते हैं तो भाई हमारा ये जो प्रयोजन है, हमारा हम जो चाहते हैं कि इस गिलास में पानी इकट्ठा हो जाए, वो नहीं हो पाएगा पूरा, और हम पानी नहीं पी पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कपड़े की पोटली में पानी भरने का प्रयास कर रही है, पर पानी तो भरेगा नहीं, ये रिश्ता रहेगा। ठीक है, ये कह रहा था पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे गुणों की विवेचना की गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं दिखावट की बात कर रहे हैं, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो एक दूसरे से, अगर वो अलग है तो एक दूसरे से भिन्न तो होंगे ही। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है ना, तो लोहा तांबे एवं एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने कहा लोहा जो है तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे और तांबे एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। तो मतलब ये कह रहे हैं लकड़ी और लोहा बिल्कुल अलग है। फिर ये कह रहे हैं मतलब धातुओं में भी बात कर रहे हैं, जैसे तांबा और लोहा, लोहा जो होता है वो सिल्वर कलर में होता है, तांबा जो होता है वो कॉपर कलर में होता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि इनमें भी विभिन्नता है, लेकिन काम जो है दोनों लोगों का लगभग सेम है। ठीक है, मतलब दोनों के गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब क्रियाकलाप 3 है, क्रियाकलाप 3 में कह रहे हैं विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट अथवा चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली चीज दिखाई दे रही है? तो इन्होंने क्या इकट्ठा किया, गत्ता, गत्ता किसका होता है, कागज का। लकड़ी, लकड़ी की होती है। तांबे का तार, भाई तांबे का तार है, ये धातु की चीज बनी, धातु की बनी हुई है तो ये चमकेगी। एल्युमिनियम भी चमकेगा। ठीक है, चौक ली है, तो इनमें से कोई चमकीली चीज दिखाई पड़ती है, तो भाई आंसर हो जाएगा हाँ दिखाई पड़ती है। और कौन दिखाई पड़ती है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए, मतलब जो चमकीले पदार्थ है उनको अलग कर लिया है, बाकी जो चमकीले नहीं है उनको अलग कर लिया। तो भी हमने ये जो बनाया है ये भी अलग तरीके का समूह बनाया है। तो ये कह रहे हैं अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया। इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों की श्रेणी में हमको क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार कोई और चमक अथवा धुति देखते हैं? धुति मतलब चमक ही होता है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप अपनी कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए। द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों को के पृष्ठों को
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई धातु का टुकड़ा था, इसको आपने, ये ऊपर से तो नहीं चमक रहा था, पर जब आपने काटा तो यहाँ पे चमक पैदा हो गई, तो इसको द्युति वान पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, द्युतिवान का मतलब चमक वाला, द्युतिहीन मतलब बिना चमक वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं रेमाल से रगड़ कर हम देख सकते हैं कि वो द्युतिमान है कि नहीं। मतलब अब किसी चीज का पता करना है कि वो उसमें चमक है कि नहीं, तो हम उसको रेमाल से रगड़ सकते हैं। रेमाल से जब रगड़ेंगे, अगर वो चमकीली 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 होने वाली चीज होगी तो वो चमकेगी, नहीं तो नहीं चमकेगी। फिर ये कह रहे हैं पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वो प्राय धातु होते हैं। मतलब जिनमें मोस्टली ऐसा होता है कि जिनमें चमक होती है वो क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं। धातु में क्या आते हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा मतलब अधिकतर अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अवक्रियाओं के कारण होता है। मतलब कुछ जैसे कि हम लोहे को वैसे नमी वाले वातावरण में अगर रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। जंग लग जाती है तो उसकी सारी चमक खो जाती है, तो हम समझते हैं कि उसमें चमक है ही नहीं। लेकिन जब उसको साफ करते हैं, रगमार्क से रगड़ते हैं, तो वापस से वो चमकने लगता है। फिर ये कह रहे हैं इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़े ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, फिर उसमें देख रहा है कि भैया चमक है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इन्होंने बताया कठोरता। कठोरता क्या होती है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। ठीक है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको दबाना मतलब संपीड़ित करना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनको दबाना कठिन हो जाता है, ऐसे को हम कठोर पदार्थ कहते हैं। जो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, जो आसानी से दब जाते हैं, उनको हम नरम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बोलते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, की मोमबत्ती, चाक या अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इससे नहीं खरोचा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन जो है वो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित का मतलब दबाया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब इनको दबाना कठिन है, हमको खरोचना कठिन होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। आ गया समझ में। फिर एक उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी जो है वो कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रूक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? तो मतलब इन्होंने उनके गुण भी बता दिए हैं। गुण तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विलय और अविलय। विलय और अविलय होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वहां पे हम टिक लगाते हुए चलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, बाकी सारी जो जिनमें हमने कुछ भी टच नहीं किया, प्रॉपर अच्छी साफ सुथरी पीडीएफ मतलब आपकी बुक चाहिए है, तो ये सब चीजें और साथ में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फ्री में चाहिए, मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप दिखेगा जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। आपको क्या सर्च करना है, जोजस स्टडी सर्च करना है। ये सर्च नहीं करेंगे, ये सर्च करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जोजस स्टडी डालेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब ऐप ओपन होगा थोड़ा सा स्लाइड करिएगा, एक पर्पल सेक्शन मिलेगा, उस पर टच करेंगे, वहां पे एनसीईआरटी क्लासेज है। जो सबसे ऊपर दिख रही है वो यूपी बोर्ड वालों की क्लासेज है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। विलय और अविलय, भाई विलय का मतलब होता है जो घुल जाते हैं, अविलय मतलब जो घुलते नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्रियाकलाप बताया। कुछ ठोस पदार्थ, ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र करिए। मतलब कुछ पदार्थ जो इस तरीके के जो
हम होते हैं नमक, चीनी पाउडर, बालू, रेत, ये सब चीजें हैं हमें इकट्ठा करनी है। कांच की 5 गिलास लेनी है। फिर हमें क्या करना है, गिलास में 2/3 भाग क्या करना है, पानी डालना है। पहले गिलास में कुछ मात्रा हमें क्या डालनी है, चीनी डालना है। ठीक है, कितनी चम्मच, चम्मच भर के, मतलब पूरा चम्मच भर के चीनी डालना है। दूसरे में नमक डालना है। इसी प्रकार शेष गिलासों में ही एक एक करके जो पदार्थ हमने इकट्ठा किए हैं इनको डालना है। फिर कह रहे हैं इसी प्रकार से प्रत्येक गिलास का अंतर वस्तु से चम्मच को गिलोड़ित करिए। गिलोड़ित मतलब धीरे धीरे गिलाना है। मतलब हमने ये जो चीजें डाली है पानी में, इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे से हिलाना है। फिर कह रहे हैं कुछ मिनट तक हमें प्रतीक्षा करनी है, मतलब हमें हिला के इस तरीके से रख देना है। फिर हमें देखना है, प्रतीक्षा करनी है, फिर प्रेक्षण करना है, मतलब उसका टेस्ट करना है। कि फिर हमें देखना है कि मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो हमें जो पदार्थों का क्या हो रहा है उनकी हमें सूची बनानी, सारणी बनानी। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बालू वगैरह मिलाई है, यहाँ पे नमक वगैरह मिलाया होगा। ठीक है, हमको बताना है क्या लुप्त होता है क्या नहीं। मतलब कुछ चीजें जो हमने मिलाई हैं, कुछ चीजें तो पानी में घुल जाएंगी, कुछ चीजें पानी में नहीं घुलेंगी। वही हमें सूची मिलानी है, बनानी है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने पदार्थ जो लिए थे वो है, और ये कह रहे हैं कि कौन से पदार्थ पानी में लुप्त हो रहे हैं, कौन पानी में लुप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने जब नमक पानी में मिलाया तो पूरी के तरीके से लुप्त हो गया। चीनी मिलाई तो ये भी हमारी क्या हो गई है, लुप्त हो जाएगी। और बालू जो है वो लुप्त नहीं होगी। चाक पाउडर भी लुप्त हो जाएगा, लकड़ी का बुरादा भी नहीं लुप्त होगा। तो कुछ चीजें जो है वो पानी में हमारे घुल जाएंगी, और कुछ चीजें जो है पानी में नहीं घुलेंगी। आगे चलते हैं, फिर ये कह रहे हैं आप यहाँ पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अथवा घुल गए हैं या विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ क्या है, जल में विलय है। भाई जो चीज हमारी पानी में घुल गई है, ठीक है, तो जो चीज हमारी पानी में पूर्णतः घुल गई है उसको हम क्या कहेंगे, विलय पदार्थ कहेंगे। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक उन्हें गिलास में विलोड़ित करने पर भी लुप्त नहीं होते, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अविलय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविलय, मतलब वो हमारे पानी में नहीं घुले हैं। फिर कह रहे हैं चूंकि जल से बहुत पदार्थों को, जल जो है बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, मतलब जल में बहुत सारे पदार्थों को घोला जा सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द्रव भी एक लिक्विड है, जल भी एक लिक्विड है। लिक्विड में लिक्विड डालोगे तो आप नहीं पता चल कर पाओगे क्या लिक्विड है, कहाँ हमारा द्रव गया, कहाँ हमारा जल गया। ठीक है, द्रव को ही जल, वैसे मतलब द्रव, द्रव ही लिक्विड होता है, जल को भी हम द्रव बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 5 दिया गया है। ये कह रहे हैं सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने लीजिए। फिर द्रव भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हमारे तेल की बात की जाए, तेल भी द्रव की श्रेणी में आएंगे, पर ये जल में नहीं घुलेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, तभी इन्होंने यहाँ पे ये उदाहरण दिए गए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अब ये चम्मच भर कर कोई भी द्रव मिलाइए और भली भांति विड़वत कीजिए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित होता है। तो भाई आंसर होगा नहीं मिश्रित होगा। अगर तेल वाली चीजें होंगी तो वो पानी के साथ मिश्रित नहीं होंगी, क्योंकि पानी का घनत्व अलग होता है, और ये जो इस तरीके की ये ऑयली चीजें जो होती हैं इनका घनत्व जो होता है वो अलग होता है, तो इनके घनत्व आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो ये हमारे अलग अलग है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है जितने अधिक द्रव, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। फिर ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जो है मिश्रित नहीं होते, और कुछ समय तक ऐसा ऐसे ही छोड़ देने पर वो पृथक परत बना लेते हैं। मतलब अगर हम तेल को, किसी भी तेल को मिलाते हैं तो उन ऊपर एक लेयर जम जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे तो ये घुल गया है, पर इसमें हम देख रहे हैं तेल जो है वो हमारा ऊपर आ गया है। ठीक है, और पानी जो है वो हमारा नीचे हो गया है। ये हमारा क्या है, तेल है, ये हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिरका मिलाया, तो जब सिरका मिलाया वो तो हमारा घुल गया। नींबू का रस मिलाया, ये भी हमारा घुल गया। सरसों का तेल मिलाया, ये हमारा नहीं घुला, ये उसकी ऊपर एक परत बन गई। नारियल का तेल मिलाया तो भाई ये भी नहीं घुला। केरोसिन मिलाया, ये भी नहीं घुला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं बूझो ये सुझाव देता है कि भाई एक और बात ध्यान रखना, केरोसिन जो होता है, मिट्टी का तेल जो होता है वो हल्का होता है, तो इसकी लेयर नीचे जमेगी और पानी जो होता है ऊपर जमेगा। ठीक है,
फिर क्या बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए, हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है, क्या जल के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में भली बात मिश्रित हो जाते हैं। तो पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि गैसों में भी जल गैस गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें हैं जो जल में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो इन्होंने बोला है कुछ गैसें जल में विलय हैं, ठीक है। कुछ गैसें जो हैं जल में विलय हैं, जबकि कुछ गैसें जो हैं वो विलय नहीं है। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जल में विलीन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। जल में विलीन होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों को उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जल में कैसे विलय है। भाई ऑक्सीजन जल में विलय है तभी तो हमारे पानी में रहने वाले जीव जिंदा होते हैं। कोई भी जीव हो उसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? द्रव से ही मिलेगी। और वो कौन? द्रव मतलब जल, और जल में क्या होती है? घुलनशील ऑक्सीजन मिली होती है, उसी से वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, मतलब वस्तुएं जल में तैर और डूब सकती हैं। तो भाई बिल्कुल कुछ वस्तुएं जो होती हैं जल में डूब सकती हैं, कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं। ये कह रहे क्रियाकलाप को करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में अभी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसे ही देखा, इनमें से कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे, ठीक है, लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। मतलब हमने क्या देखा था? हमने आपको जैसे कि बताया था कि मिट्टी का तेल जो है नीचे बैठ गया था, सरसों का तेल ऊपर बैठ गया था, मतलब ऊपर एक लेयर बना दी थी। और बुरादा, लकड़ी के बुरादे की बात की जाए तो लकड़ी का बुरादा जो है ऊपर तैरने लगा था, मिश्रित तो हुआ नहीं था, ऊपर तैरने लगा था। और हमने बालू जो मिलाई थी वो उसकी तली में बैठ गई थी। मतलब कुछ पदार्थ जो है वो डूब रहे थे, कुछ डूब नहीं रहे थे, ऊपर तैर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें जल में तैरते रहते हैं, मतलब जो जल में तैरते रहते हैं और कुछ डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सबका क्या होता है? भाई पत्तियां जो है वो तैरेंगी, कंकड़ है वो डूबेगा, शहद जो है वो डूब जाएगा। शहद की बूंद डालेंगे तो वो तैरेगी नहीं, डूब जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं बूझो यह जानना चाहता है कि आप से जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दे। द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इनको देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो जो परीक्षण अभी हमने किया है वही परीक्षण करेंगे, मिलाएंगे, थोड़ी देर स्थिर रखेंगे उनको, फिर देखेंगे कौन ऊपर पहुंच रहा है कौन नीचे पहुंच रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारा पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है? भाई पारदर्शिता, आपने लुका छिपी का खेल खेला हुआ, उन स्थानों के बारे में उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते थे, ठीक है, ताकि आप दूसरों को दिखाई नहीं दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? भाई ऐसे स्थानों पे आप तभी तो छुपोगे कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ से मैं दिखूंगा नहीं, मतलब अपारदर्शी, आप किसी ऐसी चीज के पीछे छुप रहे हो जिसने आपको ढक लिया है, या कह लो वो चीज जो है वो अपारदर्शी है, जिसका अगर जैसे कि ये पेन है, मेरा हाथ अपारदर्शी है तो आपको ये पेन नहीं दिख रहा है ना, मतलब हाथ मेरा क्या है? अपारदर्शी है। अगर इसको मिरर, ऐसा मिरर जिसे आर पार देखा जा सकता है, उसके पीछे रखे तो आपको पेन दिखेगा ना, तो उसको पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। फिर ये बोले आपने क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? तो आंसर होगा नहीं किया होगा। भाई दिख जाओगे ना, स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लिखना, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। तो ये हमारे उदाहरण दिए गए। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थों को कांच के डिब्बे में या प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं। मतलब ये प्लास्टिक के इस तरीके के डिब्बों में, कांच के डिब्बों में इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनके अंदर जो भी रखा हुआ वो आसानी से देख ले, आपको उनसे पूछना ना पड़े भैया इस डिब्बे के अंदर क्या है, आप खुद ही देख लो, और जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप खरीद लो,
ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। मतलब जिनमें आप पदार्थों को नहीं देख सकते हो, उनको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। आप यहाँ नहीं बता सकते हैं कि लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते में अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु एक ऐसे पदार्थ हो गए हैं, अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो गए हैं। ये कह रहे हैं क्या आप अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक वही सारणी बनाने की बात की है। अब क्रियाकलाप 6 देख लेते हैं। ये कह रहे कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी भी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में दो तीन खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैलाए प्रदीप्त बल्ब को द्वारा ध्यान से देखिए। अब क्या आप देखते हैं कि आप यहाँ पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब इन्होंने क्या किया है, इनका एक क्रियाकलाप है, इन्होंने एक पेज दिया, बल्ब को देख रहे हैं तो हल्की सी रोशनी दिख रही थी, लेकिन उस पेज पे उन्होंने कोई ऑयली चीज लगा दी, फिर अब उसको देख रहे हैं तो उसमें से रोशनी जो है भरपूर मात्रा में आएगी, हो सकता है आपको हल्का हल्का बल्ब भी दिख जाए। ठीक है, यही बात कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो फिर ये उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। लेकिन हम उनकी लाइन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा परंतु क्या इस चिकने कागज से होकर वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देखा जाता है? तो वही पूर्णतः स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों, यहाँ पे हमारा ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उदाहरण बताया, कागज पर लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों में वसा के लिए किया था। तो वो हमारा क्या था? पारभासी ही था। मतलब हमें अगर चेक करना था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमें चेक करना है कि किसमें वसा है, तो उसमें हमने तेल लगा दिया था। तेल मतलब तेल लगाया था नहीं, जो हमारे खाने की चीज थी हमने उसको कागज में रखा, थोड़ा सा फूटा, अगर कागज में थोड़ा सा भी तेल लग रहा था, थोड़ा सा भी तेल के धब्बे आ रहे थे, तो समझ लो उसमें वसा थी। ये हमने परीक्षण किया था। फिर कह रहे हैं कि अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहित कर सकते हैं। पहले किसी अंधेरे स्थान में टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। क्या यह जानना चाहती है क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी है? तो पारभासी है। तो आंसर हो जाएगा हमारी हथेली जो है पारभासी है, क्योंकि इसमें से हमें हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश जो है वो नजर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हमको ये दिया गया है, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपने भिन्न दिखावट होती है। मतलब कोई भी पदार्थ हो उसकी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानता और भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। मतलब पदार्थों का समूह बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? उनमें जो विभिन्नताएं होंगी या समानताएं होंगी उसी के आधार पर हम बनाते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। ये कह रहे दैनिक जीवन में प्राय हम पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से ही करते हैं, जैसे एक वस्तु एक साथ रखती हो। जैसे बर्तन एक साथ रखते हैं, कांच के बर्तन एक साथ रखते हैं, कप एक साथ रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक समूह बना के चीजों को रखते हैं। बुक्स एक जगह रखते हैं, ऐसा थोड़ी ना है एक बुक वहां पड़ी, एक बुक वहां पड़ी। ठीक है, एक बर्तन पता नहीं कहाँ पड़ा, दूसरा बर्तन कहाँ नहीं पता नहीं कहाँ पड़ा, एक खिलौना इधर पड़ा, ऐसे नहीं करते ना। हर चीज को एक एक जगह पे रखते हैं, उनकी एक प्रॉपर जगह बनाई जाती है। इससे क्या होता है, हर चीज को ढूंढने में, हर चीज को यूज करने में हमारे लिए सुविधा रहती है। ये करे घर में अपनी वस्तुओं का भंडारण समानता इसी प्रकार करते हैं जैसे एक साथ एक वस्तु रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पलसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, मतलब एक जगह रखता है। साबुनों को एक जगह रखता है, दालों को, अनाज को एक जगह रखता है। ठीक है, इसीलिए तो वो आसानी से ढूंढ लेता है चीजों को। अगर इधर उधर रखने लगे तो नहीं ढूंढ पाएगा। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है।
ठीक है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में विभिन्न पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इस विषय में और अधिक अध्ययन हम किसमें करेंगे, उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है पढ़ लिया। ठीक है, कुछ प्रमुख शब्द हमारे पास निकल के आते हैं, उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अभी जाना नहीं है, पहले इन जो प्रमुख शब्द है इनको देख लेते हैं। ठीक है, कठोर, कठोर क्या होता है, तो ऐसी चीजें जिनको हम आसानी से दबा ना सके, आसानी से खरोच ना सके, उनको कठोर कहते हैं। अभिलय, ऐसी चीजें जिनको हम द्रव में घोल ना सके, उनको हम अभिलय कहते हैं। धुतमय, ठीक है, ऐसी चीजों जिनको हम रेगमाल से करने पर अगर उनमें चमक पैदा होती है तो वो हमारी धुतमय होती है, चमकीली चीजें होती हैं। पदार्थ, तो हर एक चीज एक पदार्थ है। ठीक है, किसी पदार्थ, हर एक चीज पदार्थ है, जैसे कि कुछ भी हो हमारे वातावरण में उपस्थित हर एक चीज क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, वो पदार्थ में क्या होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इन सब चीजों से बने होते हैं। ठीक है, धातु, चमकीली वस्तु, चमकीली ऐसा पदार्थ जो चमकीला होता है। ठीक है, जिनका हम यूज, मतलब जिनकी बनी हुई चीजें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उनको धातु कहते हैं। ठीक है, ये कठोर होती हैं। अपारदर्शी, जिनके आर पार ना देखा जा सके, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। खुरदरा मतलब वृक्ष, जिनको हमको छूने पे खुरदराहट का एहसास हो। ठीक है, जिसको छूने पे हमारे हाथों को इरिटेशन हो, वो हमारे खुरदरे पदार्थ होते हैं। विलय, विलय ऐसी चीज होती है जिनको पानी में घोलने पर कोड़ता गायब हो जाती है, वो विलय चीज होती है। पारभासी, पारभासी ऐसी चीजें होते हैं जिनसे हम पारभासी वस्तुओं से चीजों को देखने, मतलब पारभासी चीजों से आर पार देखने पे हमें सामने का दृश्य धुंधला धुंधला दिखाई पड़े, वो हमारी पारभासी होती है। ठीक है, पारदर्शी, जिन वस्तुओं से हम आर पार पूरा पूरा बिल्कुल साफ और स्पष्ट देख सके, वो हमारी पारदर्शी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ सारांश दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, इससे और हमारा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी वस्तु सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी होती है, या उसको विभिन्न पदार्थों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। जैसे स्टील जो है लोहा और कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, शायद विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि कुछ चमकदार नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, और जो कुछ पदार्थ जो होते हैं पारभासी होते हैं। पदार्थों के उनके गुणों में समानता और समानताओं के आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए हम एक साथ सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर। इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम एक और रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।